हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं अस्थमा के बारे में। पूरी की पूरी जानकारी आप लोगों को एक ही वीडियो में दूंगा, A to Z। अस्थमा क्या होता है, अस्थमा बीमारी होने पर क्या क्या लक्षण देखे जाते हैं, अस्थमा होने पर कौन कौन सी दवाइयों को दिया जाता है, सारी बात बताऊँगा। अस्थमा को हिंदी में बोला जाता है दमा। सांस लेने में दिक्कत होने लगता है, तो इसमें कौन कौन सी दवाइयाँ दिया जाता है, ये क्यों होता है, कैसे होता है, अस्थमा क्या होता है, सब कुछ आप लोगों को इसे ही वीडियो में बताऊंगा। बस आप लोगों को काम करना है कि वीडियो को बस एक बार ज़रूर देखना है पूरा। अगर आप मेडिकल के छात्र हैं और आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो जान लीजिए आपको बहुत ही बेहतरीन वीडियो मिल गया है, और इस बीमारी के बारे में आपको 100% जानकारी यहीं पर दूंगा, जिससे आप लोगों को कोई ऐसी बात ना रह जाए कि अस्थमा से रिलेटेड कोई भी चीज़ आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है। एक बार इससे पहले भी आप लोगों को इसके बारे में बताए थे, लेकिन थोड़ा बहुत जो लोग नहीं समझ पाए थे वो लोग फिर से एक बार इसको दोबारा देख लें तो पूरा डिटेल आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप सभी लोगों से है, अगर आप लोग सपोर्टिंग आप फार्मेसी के इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो, अपने सभी मेडिकल स्टूडेंट के पास शेयर करो। जल्दी से दोस्तों मेरा इस चैनल को ग्रोथ बढ़ाओ, जल्दी से आप लोग सपोर्ट करते रहिए। उसी रिलेटेड नई नई वीडियो डेली आपको मिलता रहेगा। एक नया इंपॉर्टेंट जो अपडेट है वो है कि सपोर्टिंग आप फार्मेसी के इस चैनल पर ये वीडियो बनाया जाता है केवल मेडिकल छात्रों के नॉलेज के लिए। कोई भी दवा अपने से ना इस्तेमाल करें बिना डॉक्टर के सलाह के। चलिए, सबसे पहली बात आपको बताऊंगा कि अस्थमा, जिसे हिंदी में बोला जाता है दमा, दमा आखिरकार होता क्या है। देखिए, आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में समझाने की कोशिश करूंगा, जिससे आप लोग को जो लोग हिंदी में जानना चाहते हैं उसे हिंदी भी समझ में आएगा और इंग्लिश दोनों भी भाषा में समझाऊंगा। तो सबसे पहली बात, अस्थमा जिसे बोलते हैं हिंदी में दमा, दमा क्या होता है। यह एक ऐसा कंडीशन होता है जिसमें पर्सन का क्या होता है, एयरवे, जो सांस लेने की नली होता है, वहाँ पर इन्फ्लामेशन हो जाता है, वहाँ पर सूजन बन जाता है। कलर को चेंज करते हैं, ब्लैक कर देते हैं। क्या हो जाता है, वहाँ पर सूजन हो जाता है, जिससे क्या होता है, एयरवेल जो हमारा होता है, सांस लेने वाला जो रास्ता होता है वो पतला हो जाता है, ज़्यादा म्यूकस प्रोड्यूस होता है, जिसके कारण से ब्रीदिंग में डिफिकल्टीज होता है, सांस लेने में दिक्कत होता है। हिंदी में जो समझना चाहते हैं, यह एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें किसी व्यक्ति के वायु मार्ग में सूजन हो जाना, संकीर्णता और सूजन आ जाता है, और अतिरिक्त बलगम जो होते हैं वहाँ पर उत्पन्न हो जाते हैं। एक्स्ट्रा म्यूकस क्या होते हैं, प्रोड्यूस हो जाते हैं, जिसके कारण से सांस लेने में दिक्कत होता है। मान लीजिए नॉर्मल एयरवे हमारा ये है, नॉर्मल एयरवे हमारा ये है, यहाँ से आसानी से सांस हम लोग लेते हैं, अंदर बाहर करते हैं। लेकिन मान लीजिए ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, तब क्या सांस लेने में दिक्कत होगा? बिल्कुल होगा। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं अस्थमा। समझ गए आप लोग? चलिए आगे बात करते हैं। थोड़ा सा आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पर बता देता हूँ कि जो नॉर्मल लंग्स होते हैं वो इस प्रकार से देखिए होते हैं, इसके एयरवे जो होते हैं वो देखिए इस प्रकार से होते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, ये नॉर्मल नहीं है, ये नॉर्मल है, लेकिन ये अस्थमैटिक लंग्स है, जिसमें हमारा एयरवे क्या हो गया है, कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, सिकुड़ गया है। अब देखिए यहाँ पर अच्छे से सांस ले पाएंगे कि यहाँ पर ले पाएंगे? तो यहाँ पर नहीं ले पाएंगे। क्यों नहीं ले पाएंगे? क्योंकि स्वेलिंग हो गया है, एक्सेस अमाउंट में ज़्यादा म्यूकस हो गया है। यहाँ पर नॉर्मल अमाउंट में म्यूकस है, नॉर्मल लाइनिंग है, लेकिन लाइनिंग भी यहाँ पर देखिए मोटा हो गया है, ज़्यादा म्यूकस भर गया है और एकदम सिकुड़ गया है एयरवे, तो सांस लेने में दिक्कत होगा ही। तो यही प्रोसेस होता है, सांस लेने में जब दिक्कत होगा तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं अस्थमा। समझ गए आप लोग? अब इसमें किसी को कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, इसीलिए एक बार सोचा और आप लोगों को पूरा डिटेल समझा देता हूं, जिससे अस्थमा से रिलेटेड कोई भी डाउट आप लोगों को ना रहे। अगर आप मेडिकल के छात्र हैं तो ये सारी जानकारी आपको रहना चाहिए, और अस्थमा से रिलेटेड A to Z सभी मेडिसिन के बारे में आप लोगों को यहीं पर बताऊँगा। मेडिसिन के बारे में भी बताऊँगा, जिससे मान लीजिए किसी को अस्थमा हो गया है तो इसमें कौन कौन सी दवाइयों को देना है, वो सारी बातों को भी आपको बताऊँगा। तो बीच में वीडियो को छोड़ करके आप मत जाइएगा, क्योंकि आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए, अस्थमा जो होता है होने का क्या क्या कारण होता है। तो सबसे पहली बात, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, सम फूड बिहेवियर्स, मतलब खराब पानी पी लेते हैं, खराब खाना खा लेते हैं तो उससे भी हो जाता है। पेट डेंगर, मतलब जानवरों के जो गोबर होते हैं सड़क पर, उनके गंदगियों के द्वारा भी अस्थमा हो जाता है। ज़्यादा स्ट्रेस लेने से भी अस्थमा देखा जाता है। और क्या क्या लक्षण देखे जाते हैं, किन किन वजह से होता है अस्थमा, क्या क्या कारणों की वजह से होता है। कभी कभी मेडिसिन खाने की वजह से भी हो सकता है, सर्टेन मेडिसिन की वजह से भी हो सकता है। डस्ट मतलब गंदगियों की वजह से हो सकता है।
केमिकल परफ्यूम की वजह से भी हो सकता है अस्थमा, एयर पॉल्यूशन की वजह से भी हो सकता है अस्थमा, जो लोग स्मोकिंग करते हैं तो उनके दुर्गंध से भी हो जाता है अस्थमा, और कुछ लोगों को तो जेनेटिक देखा जाता है कि परिवार में किसी को है तो उनका लक्षण बच्चों में भी हो जाता है, तो उनको भी देखा जाता है अस्थमा। तो ये सारे के सारे कारण होते हैं जो कि देखा जाता है अस्थमा में। समझ गए आप लोग? अब इसमें किसी को कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, इसीलिए आप लोगों को चार्ट के माध्यम से समझा रहा हूँ। जिससे चार्ट आप लोग समझ जाएंगे तो हमेशा के लिए ये बात आप लोगों को याद रहेगा। चलिए, अस्थमा अगर मान लीजिए किसी को हो जाता है, अस्थमा अगर मान लीजिए किसी को हो जाता है तो उसमें कौन कौन से लक्षण देखे जाते हैं? इंग्लिश में बोला जाता है कौन कौन से साइन एंड सिम्टम देखे जाते हैं, जिसे हिंदी में बोला जाता है लक्षण। कौन कौन से लक्षण देखे जाते हैं अस्थमा होने पर? तो पहला लक्षण देखा जाता है चेस्ट में पेन होता है। दूसरा लक्षण देखा जाता है कि सांस लेने पर सीटी बजता है, आवाज़ आता है, तो ये भी लक्षण देखा जाता है। ब्रीदिंग शार्टनेस हो जाता है, सांस लेने में तकलीफ होने लगता है, और जब सांस लेने में दिक्कत होगा तो सोने में भी प्रॉब्लम होगा, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं स्लीपिंग प्रॉब्लम। तो सोने में दिक्कत हो सकता है, सांस लेने में दिक्कत हो जाएगा, शार्टनेस ब्रीदिंग हो जाएगा, सांस लेंगे तो नाकों से माउथ से सीटी की तरह बजेगा, चेस्ट में दर्द होने लगेगा। ठीक, तो ये सारे के सारे लक्षण होते हैं। किसके लक्षण होते हैं? अस्थमा, जिसे हिंदी में बोला जाता है दमा। ये दमा के लक्षण होते हैं। समझ गए आप लोग? चलिए आगे बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एक्यूट अस्थमा अटैक। एक्यूट अस्थमा अटैक में क्या होता है? इसमें पेशेंट को तुरंत रिलीफ कराया जाता है, और यहाँ पर शॉर्ट एक्टिंग बीटा-2 एंटागोनिस्ट मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। जिसको एक्यूट अस्थमा अटैक आता है उन्हें शॉर्ट एक्टिंग बीटा-2 एंटागोनिस्ट एगोनिस्ट मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। समझ गए आप लोग? चलिए, एक महत्वपूर्ण बात और है, सालबुटामॉल जो होता है, जो कि रेशमिक मिक्सचर होता है, लीवो और डेक्स्ट्रो दोनों का एक मिक्सचर होता है, जो कि अपना सालबुटामॉल होता है, और लियो सालबुटामॉल, ये दो चीज़ को भी दिया जाता है। लीवो जो होता है ये अधिक होता है, इसका पोटेंट जो होता है अधिक होता है किसकी तुलना में? सालबुटामॉल की तुलना में। इनके साइड इफ़ेक्ट जो होते हैं कम देखे जाते हैं, लेकिन लीवो के ज़्यादा होते हैं। समझ गए आप लोग? थोड़े से साइड इफ़ेक्ट भी जानना चाहिए कि किसका साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा होता है। तो लियो सालबुटामॉल जो होता है इनका अधिक होता है, और सालबुटामॉल का साइड इफ़ेक्ट कम देखने को मिलता है। तो ये आप लोगों को हमेशा याद रखना है कि किसका किसका क्या होता है, साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा होता है। तो दवाओं के बारे में पता चला कि नहीं? अभी डिटेल और बताऊंगा, बीच में ऐसा नहीं है कि आप लोग थोड़ा बहुत मान लीजिए समझ में नहीं आ रहा है तो अभी और डिटेल बताऊंगा। तो सबसे पहली बात बताए हैं कि मान लीजिए किसी को एक्यूट अस्थमा अटैक आता है तो उसको तुरंत रिलीफ कराया जाता है। यहाँ पर उनको शॉर्ट एक्टिंग बीटा-2 एगोनिस्ट का मेडिसिन दिया जाता है, जैसे कि सालबुटामॉल और लियो सालबुटामॉल दिया जाता है। सालबुटामॉल जो होता है ये रेशमिक मिक्सचर होता है, मतलब दो चीज़ों का मिक्सचर होता है इसमें, जिसे रेशमिक मिक्सचर बोला जाता है। तो क्या क्या होता है? लियो एंड डेक्स्ट्रो होता है, दो चीज़ का इसमें मिक्सचर होता है सालबुटामॉल में, और एक लियो सालबुटामॉल होता है। लियो सालबुटामॉल जो होता है इसका साइड इफेक्ट ज़्यादा होता है, सालबुटामॉल कम होता है। समझ गए आप लोग? तो ये बात आप लोगों को समझा रहा हूँ। चलिए आगे बात करता हूँ कुछ दवाइयों के बारे में जो कि इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि मान लीजिए ये नॉर्मल लंग्स है, तो सांस लेने वाली जो नली है ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, और यहाँ पर ये नॉर्मल है। तो जब कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा तो सांस लेने में दिक्कत होगा, तो इसके लिए हम लोग इन्हेलर का इस्तेमाल करते हैं। इन्हेलर का इस्तेमाल करेंगे तो कौन से इन्हेलर का इस्तेमाल करेंगे? तो देखिए इसमें हम लोग इस्तेमाल करते हैं लियोलिन इन्हेलर। ये दवा होता है जिसको इन्हेलर में डाल के इस्तेमाल किया जाता है। तो ये क्या होता है? लियोलिन इन्हेलर, जो कि ये सिप्ला कंपनी का होता है। समझ गए आप लोग? और दूसरा जो होता है वो होता है एस्थलीन इन्हेलर। इसको भी इन्हेलर में डाल के इस्तेमाल किया जाता है, जिसका साल्ट नेम होता है सालबुटामॉल इन्हेलेशन, जो कि इंडियन फार्माकोपिया का ये होता है, जो कि सिप्ला कंपनी का ये होता है। समझ गए आप लोग? यह सांस लेने की नली को रिलैक्स करता है, या फिर कह सकते हैं डायलेट करता है। डायलेट का मतलब होता है इसको फैलाने का काम करता है। जैसे कि सांस लेने की नली ये नॉर्मल है, अब ये सिकुड़ गया है, तो इसको इस माध्यम में लाने का काम करता है। ये सिकुड़ गया है तो सांस लेने में दिक्कत होगा, तो सांस लेने में दिक्कत हो रहा है तो इसको नॉर्मल करने के लिए हम लोग इन्हेलर का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें बात किए हैं लियोलिन इन्हेलर और दूसरा एस्थलीन इन्हेलर। ये दो प्रकार के इन्हेलर होते हैं जिसका इस्तेमाल किया जाता है अस्थमा के पेशेंट को रिलीफ दिलाने के लिए। चलिए अब बात कर लेते हैं इनके साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं। ये जो इन्हेलर होते हैं इनके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। लियोलिन जो होता है और एस्थलीन होता है,
तो इनके क्या साइड इफेक्ट होते हैं, इनमें क्या साइड इफेक्ट देखे जाते हैं? तो इनके जो साइड इफेक्ट देखे जाते हैं, बीटा 1 पर भी ये अपना इफेक्ट दिखाता है, जिससे हार्ट का रेट जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। ये जो इन्हेलर होता है ये अपना इफेक्ट दिखाता है बीटा 1 पर भी, जिसके कारण से हार्ट का जो रेट होता है वो बढ़ जाता है। जैसे कि एग्जांपल समझ लीजिए, बीटा 1 रिसेप्टर जो होता है इनका लोकेशन और एक्शन क्या होता है? बीटा 1 रिसेप्टर का लोकेशन होता है ये हार्ट में होता है, जिसके कारण अगर बीटा 1 रिसेप्टर पर कोई इफेक्ट दिखाएगा तो ये हार्ट पर अटैक करेगा, जिसके कारण से रेट ऑफ फोर्स ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बीटा 2 रिसेप्टर जो होता है ये स्मूथ मसल्स होते हैं जो कि रिलैक्सेशन का काम करते हैं। और बीटा 2 रिसेप्टर एक और बीटा 3 रिसेप्टर जो होता है ये 1 है, ये 2 है और ये बीटा 3 रिसेप्टर है, जो कि एडिपोज टिश्यू होते हैं, जो कि लाइपोलाइसिस को बढ़ाता है। समझ गए आप लोग? अब इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जो लोग नहीं समझ रहे थे बीटा 1 रिसेप्टर कहाँ है, बीटा 2 रिसेप्टर कहाँ है, बीटा 3 रिसेप्टर कहाँ है, कहाँ इफेक्ट दिखाते हैं, तो कहाँ ये अपना इफेक्ट दिखाते हैं, वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को कि बीटा 1 रिसेप्टर जो होता है ये इफेक्ट दिखाता है, जिसके कारण से हार्ट रेट क्या होता है, बढ़ जाता है। चलिए, अब इसमें किसी को कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, हर एक चीज़ एकदम आसान भाषा में आपको बताऊंगा। अगले दवा के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसका नाम है ड्यूलिन फोर्ट। ड्यूलिन फोर्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं, लेकिन उसको जानने से पहले आपको बता रहा हूं एंटीकोलिनर्जिक मेडिसिन के बारे में, जो कि ये क्या होता है, ये शॉर्ट एक्टिंग मेडिसिन होता है। इसमें क्या होता है, आइप्राट्रोपिन ब्रोमाइड मेडिसिन होता है। देखिए, आइप्राट्रोपिन ब्रोमाइड एंड लियोसॉल्बुटामॉल सल्फेट होता है, जो कि पावरफुल इनहेलर होता है, जिसका नाम होता है, इसका जो ब्रांड नेम का है या फिर इनका मेडिसिन का जो नाम होता है वो होता है ड्यूलिन फोर्ट। समझ गए आप लोग? तो ये शॉर्ट एक्टिंग मेडिसिन होता है, जो कि तुरंत असर दिखाता है, तुरंत काम करता है। और दूसरा जो होता है वो लॉन्ग एक्टिंग मेडिसिन होता है, जो कि तुरंत असर नहीं दिखाता है, ये काफ़ी देर तक अपना असर दिखाता रहता है। लॉन्ग एक्टिंग मेडिसिन होता है, जिसका नाम होता है टायोट्रोपियम ब्रोमाइड। क्या होता है? टायोट्रोपियम ब्रोमाइड। पावर फॉर इनहेलेशन, जो कि इंडियन फार्माकोपिया का ये इनहेलर होता है। समझ गए आप लोग? तो ये होता है दूसरा टायोट्रोपियम। पहला हम बताएं आप लोगों को आइप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, जो कि शॉर्ट एक्टिंग मेडिसिन होता है, और दूसरा आप लोगों को बताएं है ट्रायोट्रोपियम ब्रोमाइड, जो कि लॉन्ग एक्टिंग होता है, जो कि ये क्या करता है, यह रिस्पायरेटरी ट्रैक के अपर वे को ओपन करता है। जो अपर वे होता है, ऊपर का जो ये रास्ता होता है, इसको खोलने का काम करता है, जिससे क्या होता है, सांस लेने में जो दिक्कत हो रहा था वो ठीक होता है। तो पहला जो नाम है ये सिप्ला कंपनी का है, जो कि आइप्राट्रोपियम ब्रोमाइड है, जिसका नाम है, मेन नाम है वो है ड्यूलिन फोर्ट, ठीक। और दूसरा जो आप लोगों को बताए हैं वो है टायोट्रोपियम ब्रोमाइड, जो कि टायोडेक्स 18 कैप्सूल इसमें होता है, टायोडेक्स के नाम से जाना जाता है। और ये जो हमारा होता है आइप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, ये शॉर्ट एक्टिंग मेडिसिन होता है, लेकिन जो ये हमारा होता है टायोट्रोपियम ब्रोमाइड, ये लॉन्ग एक्टिंग मेडिसिन होता है, जो कि लंबे समय तक, देर समय तक ये अपना असर दिखाता है, यह काफ़ी देर तक यूज में आता है। समझ गए आप लोग? चलिए, अगर हम बात करते हैं जो ड्यूलिन इनहेलर के बारे में आपको बताए हैं, ड्यूलिन इनहेलर जो होता है, इनका जो मैक्सिमम डोज होता है वो 4 पफ होता है एक दिन में, और एक पफ जो होता है वो 200 mcg का होता है। समझ रहे हैं ना? जैसे आप लोगों को बता दिए कि मैक्सिमम, इनका जो मैक्सिमम डोज होता है वो 4 पफ होता है, दिन भर में दिया जाता है। तो बहुत सारे लोगों के मन में ये क्वेश्चन होगा कि एक पफ में कितना mcg होता होगा, तो 200 mcg होता है। समझ गए आप लोग? जिसको इन्हेलर में डाल के इस्तेमाल किया जाता है। तो आप लोगों को 2 इन्हेलर बताया हूँ, एक बताया हूँ ड्यूलिन इन्हेलर और दूसरा एस्थलीन बताएं। ये तो पहले ही बताएं, जो कि सिप्ला कंपनी का दोनों का दोनों इन्हेलर है, जो कि ये भी एयरवे को खोलने का काम करता है, जो कि सांस लेने में आराम देता है। समझ गए आप लोग? चलिए, दूसरा अगले दवा के बारे में बात करते हैं, जो कि नेबुलाइजर, नाकों में लगाया जाता है नेबुलाइजर, आप लोग जान रहे हैं ना? तो इसमें दवा को डाला जाता है, कौन कौन सी दवा को डाला जाता है, जो कि होता है ब्यूडोसनाइड नेबुलाइजर सस्पेंशन, जो कि ब्यूडकार्ट आप लोग जान लीजिए, ये ब्यूडकार्ट के नाम से ज़्यादातर फेमस होता है, जो कि ये ब्रिटिश फार्माकोपिया का होता है नेबुलाइजर। समझ गए? तो इस दवा को, ब्यूडकार्ट मेडिसिन को, इस दवा को कहाँ पर दिया जाता है? नेबुलाइजर में डाल करके दिया जाता है। समझ गए? एक वीडियो बनाऊंगा, अगर आपका डिमांड रहेगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उस वीडियो में आप लोगों को केवल 2 चीज़ समझाऊंगा। क्या क्या समझाऊंगा? एक इन्हेलर के बारे में समझाऊंगा और दूसरा नेबुलाइजर के बारे में समझाऊंगा। लेकिन अगर आपका डिमांड रहेगा तब, क्योंकि आप लोग यार बनाता तो हूँ बहुत मेहनत से, लेकिन आप लोग उस पर अपना सपोर्ट नहीं दिखाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट नहीं करते हैं और उस वीडियो को शेयर नहीं करते हैं। तो इसीलिए मैं अब वही वीडियो बनाऊंगा जिस पे आपका डिमांड रहेगा।
तो आप बताइएगा नेबुलाइजर और इन्हेलर के बारे में अगर डिटेल वीडियो चाहिए तो आप बताइएगा, उसके बारे में उसको पूरा का पूरा दिखाऊंगा। नेबुलाइजर को दिखाऊंगा किस तरीके से मेडिसिन डाला जाता है, किस तरीके से उसका इस्तेमाल किया जाता है, वो सारी की सारी बात आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन अगर आपका डिमांड रहेगा तभी बताऊंगा। वैसे इतना गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला करके आपको समझाता हूं और आप लोग सपोर्ट नहीं करते हैं तो जान लीजिए बहुत ही दुख लगता है। तो आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तभी बनाऊंगा। तो दोस्तों, जो पहला नेबुलाइजर होता है अस्थमा में यूज किया जाता है वो होता है ब्यूडकार्ट, और जो दूसरा होता है वो क्या होता है, ये सारे के सारे जो होते हैं ये सिप्ला कंपनी के ही होते हैं। और दूसरा जो होता है ये ड्यूलिन होता है, इसको भी नेबुलाइजर में डाल करके इस्तेमाल किया जाता है। नेबुलाइजर में डालेंगे और इसको नाक में पहन लेंगे, जो कि नाक में बहुत तेज़ी से जाता है और उसको खींचा जाता है अंदर की तरफ। अंदर की तरफ जब खींचेंगे तो सारा का सारा दवा जाएगा और जो हमारा ये एयर वे क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, सिकुड़ गया है, वो क्या होगा, खुल जाएगा और नॉर्मल पैटर्न में आ जाएगा, जिससे सांस लेने में दिक्कत जो हो रहा था वो ठीक हो जाएगा। समझ गए आप लोग। और अगले मेडिसिन के बारे में बात करते हैं जो कि होता है कार्टिकोस्टेरॉइड। इन मेडिसिन के अंत में सोन टर्म आता है। कार्टिकोस्टेरॉइड जो मेडिसिन होते हैं इनके मेडिसिन के अंत में सोन आता है। जैसे कि एग्जाम्पल जानने से पहले थोड़ा सा आप लोग इनके बारे में जान लीजिए। जैसे कि एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन ये होता है। एंटी इन्फ्लामेटरी का मतलब क्या होता है, इन्फ्लामेशन का मतलब होता है सूजन और एंटी का मतलब होता है अपोजिट। तो अगर मान लीजिए लंग्स में सूजन हो गया है, एयरवे में सूजन हो गया है, सांस लेने की नली में क्या हो गया है, सूजन हो गया है, रेस्पिरेटरी ट्रैक में सूजन हो गया है, तो उसके एंटी, उसके अपोजिट मतलब उसको नॉर्मल पैटर्न में लाने के लिए जो मेडिसिन दिया जाता है उसे हम लोग एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन कहते हैं। समझ गए आप लोग। रेस्पिरेटरी ट्रैक, सांस लेने की नली में सूजन या फिर इन्फ्लामेशन इंग्लिश में बोला जाता है, हो जाता है, या फिर म्यूकस जम जाता है, तो ये इसको हटाने का काम करता है एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन, जिसमें हमारा साइड एक्टिंग का मेडिसिन आता है हाइड्रोकार्टिकोसोन। हाइड्रोकार्टिकोसोन, तो इसमें क्या आया है, लास्ट में सोन आया हुआ है। तो ये किस कैटेगरी का मेडिसिन है, ये कार्टिकोस्टेरॉइड के कैटेगरी का मेडिसिन है, जो कि अस्थमा के केसेस में इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर किसी को अस्थमा हो जाता है तो हम लोग कार्टिकोस्टेरॉइड के भी कैटेगरी का मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं। और कार्टिकोस्टेरॉइड के क्लास का जो मेडिसिन होता है इनके लास्ट में सोन टर्म आता है। जैसे कि आप लोगों को बताया है साइड एक्टिंग का जो मेडिसिन होता है वो होता है हाइड्रोकार्टिकोसोन, तो लास्ट में सोन आया हुआ है। तो ये जो दवा होता है ये साइड एक्टिंग मेडिसिन होता है, जो कि अपना असर 8 से 12 घंटे तक दिखाता है। 1 से 2 mg प्रति किलोग्राम के बेसिस पर इस्तेमाल किया जाता है। मान लीजिए कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति 60 किलो का है तो उसको 60 से लेकर के 120 mg तक ये मेडिसिन दिया जाता है, जिसका नाम है हाइड्रोकार्टिकोसोन मेडिसिन। समझ गए आप लोग। अब इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये होता है साइड एक्टिंग का मेडिसिन हाइड्रोकार्टिकोसोन, जो कि 8 से 12 घंटे तक अपना असर दिखाता है। इसी के साथ अगर हम बात करें इंटरमीडिएट मेडिसिन के बारे में, तो इंटरमीडिएट मेडिसिन एक ऐसा मेडिसिन होता है जो कि क्या होता है, जिसका नाम होता है प्रेडिनलोन। तो आप लोगों को बताएं लोन या फिर सोन आता है, ठीक, या फिर कह सकते हैं इसको वाइसलोन। इनका जो असर होता है ये अपना असर दिखाता है 12 से लेकर के 36 घंटे तक। समझ गए आप लोग। ये दवा का नाम लिखा गया है, जो कि यहाँ पर लिखा गया है, तो आप लोगों को शायद दिख नहीं रहा है, इसीलिए इसका नाम यहाँ पर लिख दिए हैं साइड में, जिससे आप लोग इसको देख करके गूगल भी कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। अगर हम इनके डोज के बारे में बात करें कि इनका डोज क्या होता है, तो इनका जो डोज होता है प्रीडाइंसोल 1, ये 5 से 60 mg दिन भर में दिया जाता है। समझ गए आप लोग। अब इसमें किसी को कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। चलिए इसी के साथ अगले मेडिसिन के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि अपना होता है लॉन्ग एक्टिंग मेडिसिन। लॉन्ग एक्टिंग मेडिसिन जो होता है इसका नाम होता है डेक्सामेथासोन। ये तो आप लोगों को दिख ही रहा होगा एकदम क्लियर, जो कि डेक्सोना के नाम से ज़्यादातर फेमस होता है। ये डेक्सामेथासोन नहीं कह पा रहे हैं तो डेक्सोना कह देंगे, तो डेक्सोना नाम से इसको सब जानता है। समझ रहे हैं आप लोग। तो ये जो होता है लॉन्ग एक्टिंग मेडिसिन होता है। शॉर्ट एक्टिंग का मतलब होता है कम समय तक अपना असर दिखाना, जिसमें आप लोगों को बताए हैं 8 से 12 घंटे तक असर दिखाता है। उसके बाद दूसरा बताएं इंटरमीडिएट एक्शन, जो कि वो अपना असर दिखाता है कितने देर तक, 12 से लेकर के 36 घंटे तक।
60 एक्टिंग का मेडिसिन जो है वो 8 से 12 घंटे तक अपना असर दिखाएगा 60 एक्टिंग वाला, और 12 से लेकर के 36 घंटे तक जो अपना असर दिखाएगा वो इंटरमीडिएट मेडिसिन है, ये 12 से 36 घंटे तक अपना असर दिखाएगा। वहीं जो लॉन्ग एक्टिंग का मेडिसिन होता है वो अपना डेक्सामेथासोन जो मेडिसिन होता है, ये लॉन्ग एक्टिंग का मेडिसिन होता है जिसका इस्तेमाल अस्थमा के केसेस में किया जाता है, जो कि अपना असर 36 से 72 घंटे तक दिखाता है। तो ये बात आपको याद रखना है कि अस्थमा को जो 60 एक्टिंग का मेडिसिन आप लोगों को बताए हैं वो 8 से 12 घंटे तक अपना असर दिखाएगा। वहीं आप लोगों को इंटरमीडिएट का मेडिसिन जो बताए हैं वो अपना असर दिखाएगा 12 से लेकर के 36 घंटे तक वो अपना असर दिखाएगा। वहीं लॉन्ग एक्टिंग का जो मेडिसिन आप लोगों को बताए हैं वो अपना असर दिखाएगा कितने देर तक, 36 से 72 घंटे तक अपना असर ये दिखाएगा। तो ये इस प्रकार के मेडिसिन होते हैं, एक लॉन्ग एक्टिंग बताए हैं, दूसरा इंटरमीडिएट बताए हैं और तीसरा लॉन्ग एक्टिंग बताए हैं। तो इतने प्रकार के मेडिसिन दिए जाते हैं। अब इस तरह के मेडिसिन क्यों बनाए गए हैं, जिससे ये असर अपना लंबे समय तक दिखाया जाए। क्यों इस तरह का दिया जाता है, क्योंकि कुछ मेडिसिन जो डेली दिए जाते हैं उसमें पेशेंट भूल जाते हैं कभी कभी दवा को खाना, तो इसीलिए कहा जाता है इस दवा को एक बार खाइए और ये दवा अपना 36 से 72 घंटे तक अपना असर दिखाएगा। समझ रहे हैं ना। तो इससे थोड़ा सा टैबलेट में भूल भी नहीं होता है और आराम से टैबलेट को खाते रहते हैं, और ये दवा अपना लंबे समय तक असर भी दिखाता है। और डेक्सामेथासोन का अगर हम बात करें डोज का, तो 0.3 से लेकर के 0.6 mg प्रति किलोग्राम के बेसिस पर इसको दिया जाता है। समझ गए आप लोग। चलिए इसी के साथ अगले मेडिसिन की बात करते हैं जिसका नाम है डेरिफाइलिन इंजेक्शन। अब अस्थमा में कुछ इंजेक्शन का भी इस्तेमाल किया जाता है। इंजेक्शन का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है जिससे अगर मान लीजिए कोई इमरजेंसी केस है, पेशेंट का हालत ज़्यादा ख़राब है, तब इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है जिससे पेशेंट को तुरंत राहत मिल जाए। जिस इंजेक्शन का नाम है डेरिफाइलिन इंजेक्शन। और डेरिफाइलिन इंजेक्शन जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है, इस इंजेक्शन का नाम होता है इटियोफाइलिन थियोफाइलिन इंजेक्शन, जो कि डेरिफाइलिन के नाम से जाना जाता है। समझ गए आप लोग। तो इस इंजेक्शन का भी इस्तेमाल किया जाता है अगर किसी को अस्थमा हुआ है, इमरजेंसी केस है, तब डेरिफाइलिन का इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम इनके डोज के बारे में बात करें तो 1 एम्पोल में 2 ml होता है और 2 ml ही इसको लगाया जाता है। अब बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चन होगा कि हम इसको मांस में लगाएंगे कि नस में लगाएंगे। तो बिल्कुल आप लोग इसको नस में भी लगा सकते हैं और मांस में भी लगा सकते हैं। IM का मतलब होता है इंट्रामास्कुलर और IV का मतलब होता है इंट्रावेनस। तो IV का मतलब हिंदी में होता है कि इस इंजेक्शन को नस में लगाना है, और IM का मतलब होता है इस इंजेक्शन को मांस में लगाना है। तो ये जो इंजेक्शन आपको बता रहे हैं, इस इंजेक्शन को आप नस में भी लगा सकते हैं और मांस में भी लगा सकते हैं। अगर ज़रूरत पड़ता है, मान लीजिए अगर किसी को ज़्यादा ज़रूरत है, इमरजेंसी केस है, तो 6 से 8 घंटे के बाद मान लीजिए इंजेक्शन लग गया। अब इस इंजेक्शन को लगने के बाद 6 से 8 घंटे के बाद अगर इमरजेंसी केस है तो सेकेंड डोज भी इसको दिया जा सकता है, हाईली रिक्वायरमेंट में। अगर ज़्यादा ज़रूरत है तब दिया जाता है। समझ गए आप लोग, वैसे नहीं दिया जाता। चलिए इनके फंक्शन क्या होते हैं, इस इंजेक्शन का काम क्या होता है। ब्रोंकाई जैसे मान लीजिए कंट्रैक्ट हो गया है, क्या हो गया है, सिकुड़ गया है। कंट्रैक्ट को इंग्लिश में बोलते हैं सिकुड़ना। तो ये इस तरह से सिकुड़ गया है तो इसका मेन काम होता है डायलेट करना। नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पर थोड़ा सा बता देता हूँ। ब्रोंकाई जो हो गया है ये कंट्रैक्ट हो गया है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई जो है सिकुड़ गया है, ब्रोंको कंट्रैक्शन। अब इस इंजेक्शन लगाने के बाद जब ये नॉर्मल कंडीशन में आएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ब्रोंको डायलेटर। ये नॉर्मल कंडीशन में आ गया, ब्रोंकाई डायलेट हो गया, फैल गया, नॉर्मल कंडीशन में आ गया। तो ये यहाँ पे किया जा रहा है डायलेटेड एयरवे, ये डायलेट हो गया ब्रोंको। तो ये होता है ब्रोंको डायलेशन। ठीक, कि जो हमारा ब्रोंकाई सिकुड़ गया है जिसकी वजह से हम सांस नहीं ले पा रहे हैं और बोला जाता है कि अस्थमा हो गया है, उसको नॉर्मल कंडीशन में लाने के लिए हम लोग ब्रोंको डायलेटर का इस्तेमाल करते हैं, ब्रोंको डायलेटर मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। तो आज का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन नहीं दबाएं, दबा लीजिएगा। एक महत्वपूर्ण बात सुनते हुए जाइएगा कि अगर आपको कोई डाउट है, अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर मान लीजिए आप हमें पर्सनल कुछ बताना चाहते हैं तो अगर आप लोग इंस्टाग्राम चलाते हैं तो इंस्टाग्राम में आप लोग सर्च करिएगा सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी, सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी सर्च करना, हमारा चैनल आ जाएगा। आप हमें फॉलो करके आप हमसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं या फिर अपनी बातों को हमें बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर होता है कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।